हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर दोनों मैकेनिज्म पर डिस्कस किया था, लेकिन टाइम ऑफ शॉर्टेज के कारण केवल हम एक ही मैकेनिज्म को पढ़ पाए थे, जिसका आंसर बेटा बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा अपनी यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म को लेकर, यानी कि अपना जो टॉपिक चलेगा आज का वो हेलो एल्केन का लास्ट टॉपिक होगा बेटा। कल से हम हेलोजन सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इस लास्ट हेलो एल्केन की लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को लेकर। तो अपना जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है बेटा उसका नाम है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला बेटा उसका नाम है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SN1 के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इसे हम SN1 के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं बेटा कि व्हाट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा आपने बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर डिस्कस किया, उसके अंदर हमने बोला बेटा कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन आपकी वो रिएक्शन कहलाती है जिस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल पर क्या करता है, डिपेंड करता है। उसको हम क्या बोलते थे बेटा? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते थे। अब यहाँ पर नाम से क्लियर हो रहा है बेटा यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब कि एक ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के केवल एक ही मॉलिक्यूल पर क्या करेगा बेटा? डिपेंड करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी बेटा? आपकी SN1 होगी। बेटा हमने क्या किया, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए हमने एक रिएक्शन को कैरिड आउट किया किस किस के बीच में? टर्सरी अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोक्सी न्यूक्लियोफाइल के बीच में। तो हमने बोला बेटा लेट ए रिएक्शन बिटवीन टर्सरी अल्काइल हैलाइड एंड OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। बेटा SN1 मैकेनिज्म को सोल्व करने के लिए हमने एक रिएक्शन मानी या हमने एक रिएक्शन कैरिड आउट करवाई बेटा। वो रिएक्शन किस किस के बीच में करी बेटा? हमने एक तो हमने की टर्सरी अल्काइल हैलाइड और OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के बीच में। बेटा जैसे आपकी रिएक्शन कैरिड आउट होगी तो क्या होगा बेटा? यहाँ से आपका जो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है ये अपने हैलोजन को रिमूव करेगा, उसके स्थान पर किसको लगा लेगा बेटा? OH नेगेटिव। देखिएगा बेटा टर्सरी अल्काइल हैलाइड मान लो बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया CH3 और यहाँ पर मान लो होगा बेटा आपका Br। तो ये आपका कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा बेटा? टर्सरी अल्काइल हैलाइड हो गया। यहाँ पर कौन बेटा आपका OH नेगेटिव, ये आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। अभी बेटा ये जो रिएक्शन होती है जनरली पोलर सॉल्वेंट के अंदर होती है। ये जो रिएक्शन होती है किसके अंदर होती है बेटा? पोलर सॉल्वेंट के अंदर होती है, चाहे वो आपका वाटर हो, चाहे वो आपका अल्कोहल हो, चाहे वो आपका एसिटिक एसिड हो, चाहे कोई भी हो। तो ये जो रिएक्शन होगी वो किसके अंदर होगी बेटा? आपके पोलर सॉल्वेंट के अंदर होगी। इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा? ये कार्बन अपने हैलोजन को क्या करेगा? रिमूव करवाएगा। किसकी बदौलत रिमूव करवाएगा बेटा? हाइड्रोक्सी न्यूक्लियोफाइल की बदौलत यहाँ से उसको क्या करवाएगा? रिमूव करवाएगा। तो यहाँ से OH क्या करता है? इस हैलोजन को यहाँ से क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी बेटा? रिएक्शन बन जाएगी आपकी CH3 और यहाँ पर कौन आ गया बेटा? आपका OH और बाहर कौन निकल गया बेटा? आपका Br नेगेटिव। जो आपका ब्रोमीन आयन है वो यहाँ से क्या होगा? लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा बेटा। बेटा इस रिएक्शन के अंदर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? जब ये रिएक्शन कैरिड आउट होती है तो हम क्या करते हैं? इस रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करते हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक में बोला था बेटा कि इस रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं बेटा? फिक्स कर देते हैं। यानी कि रिएक्शन के रेट को हम क्या करने जा रहे हैं बेटा? कैलकुलेट करने जा रहे हैं।
कि भाई रिएक्शन का रेट इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं बेटा। इसकी कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और इसकी कंसंट्रेशन को क्या करते हैं बेटा, चेंज करते हैं। इसकी कंसंट्रेशन को लगातार क्या कर रहे हैं बेटा, चेंज कर रहे हैं बेटा। जब हाइड्रोक्सी कंसंट्रेशन को फिक्स करके टर्सरी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, हम क्या चेंज करते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो भी लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बात बोली है कि यहाँ पर आपके रिएक्टेंट कितने हो गए, 2 रिएक्टेंट हो गए। दोनों में से पहले क्या करते हैं, एक की कंसंट्रेशन को फिक्स करके दूसरे की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे पहले की कंसंट्रेशन को फिक्स करके दूसरे की कंसंट्रेशन को चेंज किया, तो हम रेट को ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका रेट है वो भी कंसंट्रेशन को इंक्रीज और डिक्रीज करते समय जो आपका रिएक्शन का रेट है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से एक बात साफ निकल कर आती है कि इस रिएक्शन के अंदर इस रिएक्शन का रेट इस टर्सरी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। सेकेंडली हम क्या करते हैं बेटा, अब के बाद हम टर्सरी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को फिक्स कर देते हैं। अब के बाद हमने क्या किया बेटा, अब के बाद हमने टर्सरी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया बेटा, फिक्स कर दिया, और OH की कंसंट्रेशन को लगातार क्या करते हैं बेटा, हम चेंज करते हैं। बेटा जब टर्सरी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को फिक्स करके OH की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो रेट को जब हम चेक करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि इस OH की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते समय रिएक्शन के रेट पर कोई भी असर नहीं हुआ। जितना रेट रिएक्शन का पहले था उतना ही रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन को चेंज करने के बाद रहा। तो यहाँ से एक बात हम बोल सकते हैं बेटा कि इस रिएक्शन के अंदर रिएक्शन का जो रेट है वो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई बेटा कि अपने पास टोटल रिएक्टेंट कितने हो गए, 2 हो गए। दोनों में से इस रिएक्शन का रेट केवल एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है, और यही रिएक्टेंट ही आपकी रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। इसलिए हमने इस रिएक्शन को किसका नाम दिया बेटा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का नाम दिया। यूनिमोलिकुलर एक ही मॉलिक्यूल की रिएक्शन, इनकी एक ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट का रेट रिएक्शन का रेट केवल एक ही मॉलिक्यूल के द्वारा क्या हो डिटरमाइन, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम बोले कि एक ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में रिएक्शन का रेट 2 मॉलिक्यूल के द्वारा डिपेंड करता है, या बोल सकते हैं रिएक्शन का रेट 2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, बायमोलिकुलर रिएक्शन नाम देते थे। अगर 3 रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है तो ट्राइमोलिकुलर हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है तो पॉलीमोलिकुलर रिएक्टेंट रिएक्शन हो जाएगी बेटा वो आपकी। तो यूनिमोलिकुलर के अंदर मैंने क्या ऑब्जर्व किया बेटा कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्शन का रेट आपके टर्सरी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं बेटा कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, रिएक्शन का रेट टर्सरी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के द्वारा क्या किया जाएगा बेटा, डिटरमाइन किया जाएगा। अब इसके अंदर अगर हम लिखना चाहे बेटा यहाँ पे तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से हम लिख सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन is determined by tertiary alkyl halide concentration। हम यहां से बोल सकते हैं बेटा कि इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा केवल एक ही, डिटरमाइन बोल सकते हो या बोल सकते हो इसके स्थान पर, डिटरमाइन के स्थान पर आप एक बात भी बोल सकते हो बेटा, in this reaction rate of reaction is depend upon tertiary alkyl halide concentration। किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके टर्सरी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर क्या करता है बेटा, ये डिपेंड करता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन वो बराबर होगा बेटा के क्या कहलाता है आपका रेट कांस्टेंट और इनटू
CH3 कितने बेटा आपके 1 2 3 थ्राइस CBr। हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि जो रिएक्शन का रेट होगा वो किसके बराबर होगा बेटा K into CH3 थ्राइस CBr, क्योंकि रिएक्शन का जो रेट है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की ही कंसंट्रेशन पर क्या करता है डिपेंड करता है, इसलिए हम इसी रिएक्टेंट के आधार पर इस रिएक्शन को किसका नाम देंगे बेटा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देंगे बेटा। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, ये तो हमने प्रूव कर दिया बेटा यहाँ पे कि गिवन एग्जांपल इज बिलोंग टू यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन की हम बात करें वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन बेटा आपकी यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो आपकी SN1 रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो हम बात करते हैं बेटा इसके मैकेनिज्म की। SN1 रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि रिएक्शन किस प्रकार से कैरिड आउट होती है, तो हमने बोला बेटा कि दिस रिएक्शन इज completed into या completed in 2 स्टेप। हमने बोला बेटा दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। ये जो आपने रिएक्शन पढ़ी है बेटा अभी अभी, वो रिएक्शन कितने स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है बेटा आपकी 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। कौन कौन से बेटा 2 स्टेप, तो स्टेप 1 आता है बेटा इसके अंदर। पहले स्टेप में क्या होगा, तो इसने बोला बेटा इन दिस स्टेप कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड by the always of CBr bond। आपने पहले स्टेप में क्या बोला बेटा कि इस रिएक्शन का जो पहला स्टेप होगा उस पहले स्टेप के अंदर क्या होगा बेटा आपका कार्बोकैटायन बनेगा। अब कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, तो उसने बोला कार्बोकैटायन बनेगा बेटा कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड बना हो उसके टूटने से। देखिएगा बेटा ये आपकी रिएक्शन थी CH3 CH3 CH3, इधर कौन सा आपका Br। तो आपने बोला बेटा पहले स्टेप के अंदर क्या होगा आपका कार्बोकैटायन बनेगा बेटा, यानी कि यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा बेटा Br, क्योंकि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या बेटा ज्यादा है। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, ये बन गया आपका CH3 इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, और प्लस बाहर को निकल गया बेटा आपका Br नेगेटिव। द कार्बन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बोकैटायन। वो कार्बन जिस कार्बन पर कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है आपका कार्बोकैटायन। तो आपके पहले स्टेप के अंदर क्या बन गया बेटा आपका कार्बोकैटायन, और कैसे बना है C और Br के बीच में जो बॉन्ड था उस बॉन्ड के टूटने के कारण बना बेटा। तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो बेटा। हमने क्या बोला रिएक्शन कितने स्टेप में होगी 2 स्टेप में। पहला स्टेप क्या होगा कार्बोकैटायन बनेगा। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, तो स्टेप सेकंड क्या बोलते हैं तो देखिएगा स्टेप सेकंड कार्बोकैटायन बन चुका है बेटा। अब क्या होगा इन दिस स्टेप OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल attack on कार्बोकैटायन and form alcohol। अब क्या होगा बेटा इस स्टेप में, इस स्टेप के अंदर जो आपका OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, जो आपका कार्बोकैटायन उसको उठाओ CH3 और ये कार्बन जिस पर कैसे चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज है। तो इस स्टेप के अंदर क्या होगा बेटा, इस स्टेप के अंदर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकैटायन के ऊपर क्या करेगा बेटा अटैक करेगा। तो कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा आपका OH नेगेटिव। तो इस स्टेप में क्या होगा बेटा, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पर क्या करेगा बेटा अटैक करेगा, तो इसके साथ क्या बना लेगा बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनाकर क्या बना देगा बेटा आपकी अल्कोहल। तो रिएक्शन कंप्लीट होती है यहाँ पे CH3OH, ये बन गया बेटा आपका अल्कोहल। ये था बेटा इसका मैकेनिज्म। आपने मैकेनिज्म क्या होता बेटा, हमने बार बार मैकेनिज्म के बारे में बोला कि व्हाट इज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब क्या समझते हो बेटा, तो मैकेनिज्म का मतलब होता है बेटा द पाथ बाय व्हिच ए रिएक्शन इज
कैड आउट, एक ऐसा रास्ता जिस रास्ते से रिएक्शन क्या होती है बेटा आगे बढ़ती है, उसी रास्ते को हम उसका क्या नाम देते थे बेटा, मैकेनिज्म का नाम देते थे। तो इस रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि रिएक्शन किस प्रकार से आगे बढ़ती है, तो हमने बोला रिएक्शन दो प्रकार से आगे बढ़ेगी। पहले पार्ट में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा वैसे ही आपकी रिएक्शन क्या कर जाएगी, अटैक कर जाएगी। अब बात आती है कि सर आपके दो स्टेप है, इन दोनों स्टेप में से अगर रिएक्शन का रेट अगर हम कैलकुलेट करें तो किस स्टेप से हम रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, बेटा आपका जो पहला स्टेप है ये आपका काफी स्लो स्टेप है, और जो आपका सेकंड स्टेप है बेटा एक ऐसा स्टेप है आपका एक फास्ट स्टेप है। और आपको पता है बेटा जो स्लो स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। पहले स्टेप को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो आपके पहले स्टेप के द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि सेकंड स्टेप तो इतना फास्ट होगा कि हम रिएक्शन के रेट को कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और बेटा पहले स्टेप के अंदर अगर आपका रिएक्शन का रेट डिटरमाइन होगा तो पहले स्टेप के अंदर आपका मॉलिक्यूल कौन सा आ रहा है, CH3 भी आ रहा है, तो आ रहा है ट्रेन की टर्सरी अल्काइल हैलाइड तो आ रहा है। इसलिए हमने क्या बोला, इस रिएक्शन का रेट केवल एक ही मॉलिक्यूल पर क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है, क्योंकि सेकंड स्टेप इतना फास्ट होता है जिसकी बदौलत इतना फास्ट होता है जिसके कारण हम रिएक्शन का रेट कैलकुलेट नहीं कर पाते बेटा। इसलिए हमने क्या बोला बेटा, ये रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी। और ये तब तो उसका मैकेनिज्म कितने स्टेप में हुआ, दो स्टेप के अंदर कंप्लीट हुआ। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बना और दूसरे स्टेप में क्या बना बेटा, आपका एल्कोहल बना। जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है बेटा वैसे ही जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा वैसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल क्या कर जाएगा बेटा, अटैक, और इतनी फास्ट अटैक करेगा हम रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे बेटा। ये था आपका मैकेनिज्म। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी की। अब बात करते हैं बेटा रिएक्टिविटी की कि किस प्रकार का अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन में हाईली रिएक्टिव होगा या फिर लेस रिएक्टिव होगा बेटा। तो बात करते हैं बेटा रिएक्टिविटी ऑफ alkyl halide towards SN1 mechanism या SN1 रिएक्शन भी आप बोल सकते हो बेटा। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म या रिएक्शन कि SN1 रिएक्शन को कौन सा अल्काइल हैलाइड फास्ट शो करेगा या इजीली शो करेगा, और कौन सा अल्काइल हैलाइड ऐसा होगा जो SN1 रिएक्शन के अंदर कम से कम रिएक्टिव होगा। तो इसके ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो हमने बताया SN2 मैकेनिज्म पर भी डिस्कस किया था कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर हमने क्या पढ़ी थी, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी पढ़ी थी। ध्यान दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बार बार बोला था बेटा कि आपका SN1 और SN2 से आपके IIT बोर्ड के अंदर या आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर या आपके बोर्ड के अंदर यहाँ से कम एक क्वेश्चन तो आना जरूरी है बेटा, और 100% आता भी है, इस बात नहीं आता है। हमेशा हर साल यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं बेटा, और आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं बेटा उन कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आपका SN1 और SN2 से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। चाहे कौन सा भी किसी भी साल का पेपर उठाकर दे लो, किसी भी टेस्ट का उठा लो बेटा, चाहे आप नीट की बात कर लो, चाहे आप IIT की बात कर लो या किसी और एग्जाम की बात कर लो, सभी के अंदर आपका SN1 और SN2 से कम एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये बार बोल रहा हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को बिल्कुल डीपली समझना। मान लो कोई आपसे बोल दे कि भाई ये बताइएगा कि SN2 और SN1 के अंदर SN2 के अंदर रिएक्शन का रेट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो हम बोलेंगे बेटा दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं, इसलिए उसको हम बायोमॉलिक्यूलर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से क्या किया जा सकता है, पुटअप किया जा सकता है बेटा। चलो देखते हैं बेटा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। बात करते हैं बेटा रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, यानी कि SN1 मैकेनिज्म के अंदर किस प्रकार का अल्काइल हैलाइड हाईली रिएक्टिव होगा और किस प्रकार का अल्काइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होगा। तो इसलिए बोला बेटा कि द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड the reactivity of
alkyl halides towards SN1 reaction is depend upon the stability of कार्बोकैटायन। हमने बोला बेटा द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हमने बोला बेटा कि जो आपका कार्बोकैटायन बनता है बेटा उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर ही आपकी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन फास्ट होगी स्लो होगी रेट क्या करता है बेटा डिपेंड करता है कौन सा मैकेनिज्म के अंदर बेटा SN1 मैकेनिज्म के अंदर। यानी कि जितनी जल्दी आपका देखो बेटा आपने एक बात पढ़ी थी कि आपकी रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक तो आपका कौन सा था कार्बोकैटायन बनने का स्टेप था और दूसरा स्टेप क्या था जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है वैसे आपके OH का क्या हो जाता है अटैक हो जाता है। यानी कि आपकी रिएक्शन तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि आपका OH का अटैक नहीं होगा और OH का अटैक कब होगा जब आपका कार्बोकैटायन बनेगा। अब बात करते हैं जितनी जल्दी आपका कार्बोकैटायन बनेगा उतनी ही जल्दी आपका OH नेगेटिव क्या कर जाएगा अटैक कर जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि अब हम बात करेंगे बेटा द इज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन की कितनी आसानी से कितनी जल्दी आपका कार्बोकैटायन बन सकता है। जितनी जल्दी बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा उसकी स्टेबिलिटी बोलते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन अपने आप को जल्दी जल्दी क्या करेगा बेटा स्टेबल करेगा। अब देखिएगा बेटा अगर हम जनरल बात करें कार्बोकैटायन के बनने की तो मैं अपने लॉजिकल हिसाब से समझा रहा हूं कि मान लो ये आपका कार्बन है, यहाँ पर कोई भी आपका हैलोजन है। सबको पता है बेटा हैलोजन का नेचर कैसा होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है। तो मान लो यहाँ पर आपकी ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस कार्बन के साथ। सेकंड उठाते हैं बेटा कि मान लो यहाँ पर एक आपका अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ। थर्ड बात तो अगर हम करें बेटा तो मान लो यहाँ पर आपके 2 कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप, एक कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप जोड़कर एक कंपाउंड बना रखा है बेटा। ये हमने बोर्ड के ऊपर कितने एग्जांपल लिखे बेटा 4 एग्जांपल लिखे अल्काइल हैलाइड के। इन चारों एग्जांपल को ढंग से आराम से सुनना और समझना बेटा, कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहीं पर ही बेटा। जो आपका हैलोजन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की वजह क्या होती है ज्यादा होती है, तो ये हैलोजन क्या करता है कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो हैलोजन पर आ जाएगा बेटा स्लाइटली नेगेटिव और कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा स्लाइटली पॉजिटिव। सेम काम यहाँ पर हो रहा है बेटा, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव कार्बन पर पॉजिटिव, सेम यहाँ पर हो रहा है बेटा, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, सेम यहाँ पर हो रहा है बेटा, यहाँ पर भी नेगेटिव यहाँ पर भी कैसा आ गया बेटा आपका पॉजिटिव। अब इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया बेटा उस पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट यानी पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट करने के लिए कितने ऐसे डोनेटिंग ग्रुप बैठे हैं जो इससे ये देखो बेटा इस कार्बन के पास क्या कोई डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन पर आए हुए पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर फैला ले। ऐसा कोई डोनेटिंग ग्रुप है नहीं है तो इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज वो आसानी से खत्म नहीं होगा। आसानी से खत्म नहीं होगा तो आसानी से जो आपका हैलोजन वो इस कार्बन को छोड़कर नहीं निकलेगा बेटा। या अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बैठा हुआ है बेटा जो आपका मिथाइल ग्रुप होता है। ये अल्काइल जो ग्रुप होता है बेटा अल्काइल ग्रुप इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आपका जो अल्काइल ग्रुप है किसके नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है बेटा। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बन पर आने वाले पॉजिटिव चार्ज को कुछ हद तक क्या कर लेगा खत्म करवा देगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने हो गए 2 हो गए और ज्यादा खत्म करवा पाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितने हो गए 3 हो गए तो और भी ज्यादा खत्म कर पाएगा। यानी कि जितने ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे बेटा उतनी ही जल्दी कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होगा टूट जाएगा बेटा। कैसे बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा कार्बन की तरफ और जैसे कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा बेटा तो ये कार्बन हैलोजन के साथ जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को क्या कर लेगा तोड़ लेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड टूटने की संभावना कैसी है बेटा बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। आपने कार्बोकैटायन +1 के अंदर काफी अच्छे से पढ़ा हुआ बेटा कि कार्बोकैटायन कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता था तो टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या होता था ज्यादा स्टेबल होता था क्योंकि वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
प्रेजेंट होते थे बेटा। तो यहाँ पर भी तो ये आपका कौन सा कार्बोकैटायन बनता है बेटा, ये टर्सरी तो बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कितने डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2 और 3, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये कार्बनिक हाइड्रोजन के साथ अपने बॉन्ड को आसानी से क्या कर लेगा, तोड़ लेगा और अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल। क्योंकि वही कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल माना जाता है जिस कार्बोकैटायन के कार्बन पर आने वाले चार्ज को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने ऊपर क्या कर ले, सेपरेट कर ले बेटा। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण इस कार्बन पर जो चार्ज आएगा वो इन तीनों के ऊपर इक्वली क्या कर दिया जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जिसके कारण ये कार्बोकैटायन क्या बन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। और हमने ऊपर क्या लिखा बेटा, ऊपर भी तो हमने ये लिखा है कि जो रिएक्टिविटी होती है अल्काइल हैलाइड को किस पे डिपेंड करती है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर ही डिपेंड करती है। और आपने अभी देखा कि बेटा कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, आपका टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। तो रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा कौन सा होगा बेटा, आपका टर्सरी होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि यहाँ पर जो आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड होगा, टर्सरी अल्काइल हैलाइड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किसके बजाय, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के बजाय। और वो ज्यादा स्टेबल होगा किसके बजाय, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के बजाय। और ये ज्यादा स्टेबल होगा किसके बजाय बेटा, मिथाइल हैलाइड की बजाय। तो ये थी बेटा आपकी रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स द SN1 मैकेनिज्म। यानी कि SN1 मैकेनिज्म के अंदर आपका कौन सा अल्काइल हैलाइड हाईली रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा, इन सब का जो डिस्कशन है बेटा वो किसके आधार पर किया हमने किया है बेटा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के आधार पर। कि जो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, वो कार्बोकैटायन उतना ही फास्टर SN1 मैकेनिज्म को क्या करेगा बेटा, सोल्व करेगा। यानी कि उतनी हाईली रेट से रिएक्शन को क्या करवाएगा बेटा, कंप्लीट। अगर हम बेटा SN2 मैकेनिज्म की बात करें यहीं पर ही, अगर मैं रिएक्टिविटी बात करता हूं बेटा SN2 मैकेनिज्म की, तो ध्यान दो SN2 मैकेनिज्म की जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती थी बेटा इंटरमीडिएट्स के ऊपर। इस पे डिपेंड करती थी इंटरमीडिएट के ऊपर, इंटरमीडिएट जिसको आप ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते थे बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि SN2 रिएक्शन की जो स्टेबिलिटी, सॉरी SN2 रिएक्शन का जो फास्टर रेट है, यानी कि SN2 रिएक्शन के अंदर कौन सा अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, कम रिएक्टिव होगा, वो डिसाइड करता है किसके ऊपर बेटा, ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर। अब ट्रांजिशन स्टेट के अंदर हम क्या देखते थे बेटा, हम वो ग्रुप देखते थे जो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को कम से कम क्या करे, रिपेल करे। यानी कि SN2 मैकेनिज्म में हमें क्या देखना है बेटा, स्ट्रिक्ट हाइंड्रेंस इफेक्ट देखना है। और SN1 में क्या देखना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ये दो बात दिमाग में डाल लो, क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे बेटा। यहाँ पर भी क्या देखना है बेटा, SN2 मैकेनिज्म हमें देखना है बेटा, स्ट्रिक्ट हाइंड्रेंस इफेक्ट देखना है अभी। SN2 मैकेनिज्म में क्या देखना है बेटा, SN2 मैकेनिज्म में स्ट्रिक्ट हाइंड्रेंस इफेक्ट देखना है। टर्सरी के अंदर 3 बल्कि ग्रुप है, आने वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब तक न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा तब तक आपकी ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी, और जब तक आपकी ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी आपकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो इसका मतलब SN2 में टर्सरी की क्या हो जाएगी बेटा, लेस हो जाएगी सेकेंडरी से, प्राइमरी से, और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी बेटा, वहां पर मिथाइल हैलाइड की हो जाएगी। आपने यहाँ पर एक बात नोट की होगी बेटा कि जो आपके SN1 की रिएक्टिविटी है वो SN2 से क्या है बेटा, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल उल्टी रिएक्टिविटी है बेटा आपके SN1 की, किससे, SN2 के साथ। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये जो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये क्लियर हो गया होगा, और इसी के आधार पर आप SN2 मैकेनिज्म को और अच्छे से क्लियर कर सकते हो बेटा। बेटा यहाँ पर अपना जो एल्केन का जो पार्ट है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना इसी यूनिट का सेकंड पार्ट जिसका नाम है बेटा हैलोजेंस। तो यहाँ तक कर लें बेटा, कोई डाउट हो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।